बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपसे पहले भी मैं अर्ज़ करता रहता हूँ कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का जो एक सीरीज़ थी हमारी लेक्चर की, उस सीरीज़ का आज ये अगला लेक्चर है। और इस लेक्चर में चूँकि गुज़श्ता जो हमारा लेक्चर था उसमें सेक्शन 26 से सेक्शन 26 समेत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। एक तारुफ़ करवाना आपसे भूल गया। आज मेरे साथ मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे दोस्त हैं सरदार ज़हीर साहब भी यहाँ पे मेरे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। तो इनकी मौजूदगी में मैं ये चाहता था, आप ज़ाहिर है लॉ के स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर जो मेरे लेक्चर्स देखते हैं, तो बाद में तो खैर ऑफ द रिकॉर्ड इनसे भी लॉ की इन सेक्शंस के ऊपर डिस्कशन होगी, लेकिन सरेदस्त में आपसे फ़ौरन जो हमारा टॉपिक है उस पर डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं। चूँकि मैंने आपसे पहले कहा है कि 26 सेक्शन तक हमने कंप्लीट किया था, और सेक्शन 26 को चूँकि ये आने वाली जो सेक्शंस हैं उनसे रेलिवेंट है, उनसे मुत्तसिल है एक तरह से, तो इसको एक दोबारा से इसका ओवरव्यू देख लेते हैं हम, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और इसके जो आगे वाली सेक्शंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 26 क्या है? इंस्टीट्यूशन ऑफ केस। तो ये बहुत ही सिंपल है। लास्ट टाइम भी मैंने मुख्तसर सा डिस्कस किया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंस्टीट्यूशन ऑफ केस के हवाले से जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि कोई भी जो साइल होता है, कोई भी जो एग्रीव्ड पार्टी होती है, जो मुतासरा शख्स होता है, वो जब भी कोर्ट में आए तो वो अपनी कहानी नहीं पढ़ सकता। वो ज़बानी तौर पे अपनी जो दर्द होता है उसका वो अल्फाज की सूरत में बयान नहीं कर सकता। एक प्रोसीजर मौजूद है, और वो प्रोसीजर क्या है कि जो एग्रीव्ड पार्टी होगी, जो मुतासरा शख्स होगा जिसको दाद रसी चाहिए होगी कोर्ट से, वो एक दावा लिखेगा, वो एक दरख्वास्त लिखेगा, और जितनी भी उसके साथ ज़्यादती हुई है या चाहे वो कोई क्लेम करना चाहता है, कोई चीज़, कोई दाद रसी तलब करना चाहता है कोर्ट से, तो वो ये करेगा कि एक दावे की सूरत में अपना सारे का सारा मौक़िफ़ जो कि कानून के मुताबिक होगा, फैक्ट्स जो होंगे वो अगरचे कानून के मुताबिक नहीं होते, लेकिन कानून के मुताबिक उसके दावे का टाइटल ज़रूर होगा कि वो मांगना क्या चाहता है। तो फिर वो अपना उस मुकम्मल तौर पे जो क्लेम होगा उसका, उस क्लेम की बुनियाद पे वो अपना दावा लेके कोर्ट में आएगा, और उस दावे की बुनियाद पे ही उसकी फर्दर प्रोसीडिंग हो के वो जो तलबीदा दाद रसी है, वो जो क्लेम्ड रेमेडी है, वो उसको मिल सकती है। तो इसके लिए क्या है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ केस है। इंस्टीट्यूशन ऑफ केस क्या है कि दावा जो होता है, ये दावा दायर करना पड़ता है, रिटन शेप के अंदर ये कोर्ट में दायर करना पड़ता है, और उसके बाद इस पे फर्दर प्रोसीडिंग हो के एंड ऑफ द डे जब ये कंक्लूड होता है तो फिर या तो ये डिसमिस हो सकता है आपका क्लेम, और या फिर जजमेंट एंड डिक्री कोर्ट अनाउंस करता है। तो गोया सेक्शन 26 की जो सिंपल बात हमारे सामने आई वो ये आई कि जब भी आप अपना क्लेम लेके जाएंगे, जब भी कोई भी मुतासरा शख्स कोर्ट के अंदर कोई दादरसी तलब करने के लिए जाएगा, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो एक रिटन शेप के अंदर अपना दावा लेके जाए, या अगर कहीं पे दावे की प्रोविजन मौजूद नहीं है तो वो एक मिसलेनियस एप्लीकेशन अपने जो सारे के सारे फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हुए वो रिटन शेप के अंदर वो कोर्ट में सबमिट करेगा, और उसके ऊपर प्रोसीडिंग होगी, और प्रोसीडिंग के बाद उसको या तो दाद रसी दे दी जाएगी अगर वो साबित कर देता है, तो या फिर उसकी वो डिसमिस हो जाएगी। लेकिन ये एक मुरवजा तरीकाकार है जो कि बयान हुआ है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में। तो ये हमारी सेक्शन 26 थी, और सेक्शन जो हमारी 27 है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये चूंकि समनिंग प्रोसीजर है, और जो यंग लॉयर्स होते हैं वो यंग लॉयर्स के लिए वैसे भी ये तो हर किसी के लिए सीखना ज़रूरी है, लेकिन जो सीनियर लोग होते हैं वो चूंकि डेली बेसिस के ऊपर इस प्रैक्टिस से गुजरते हैं, ये एक्सपीरियंस होता है उनको, इसलिए उनके लिए ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता। लेकिन यंग लॉयर्स होते हैं उनको समनिंग प्रोसीजर का एटलीस्ट इल्म होना चाहिए कि जब वो कोई भी केस फाइल करते हैं, कोई भी दावा दायर करते हैं, कोई भी मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल करते हैं कोर्ट के अंदर, तो उनको ये पता होना चाहिए कि जो नेसेसरी चीज़ें इसके साथ हैं वो क्या हैं और क्या होनी चाहिए, जिनकी बुनियाद के ऊपर जो कोर्ट है वो डिफेंडेंट को या रिस्पोंडेंट्स को तहत ज़ब्ता तलब करेगा। तो यहाँ पे वो कहता है सेक्शन 27 के अंदर के समन टू डिफेंडेंट्स, ठीक है जी, कि दावा दायरी मैंने आपको बता दिया है।
तो दावा दायरी के बाद जो सबसे पहला मरला आता है और वो मरला होता है समन टू डिफेंडेंट और रिस्पोंडेंट, कि वो जो मुद्दालम होते हैं, जो डिफेंडेंट होते हैं, उनको फिर कोर्ट करता है, क्या उनको तलब करता है, बजरिया नोटिस तलब करता है। ठीक है जी। अब वो तलब कैसे करता है, वो कहाँ पे रिहाइश पजीर हूँ, अगर वो उस कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से बाहर रिजाइड कर रहे हो तो फिर क्या प्रोसीजर है, और अगर वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, और उस सूरत में प्रोसीजर जो है तलबी का वो क्या होगा, ये सारी चीजें आने वाली सेक्शंस के अंदर डिटेल से मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन सेक्शन 27 में सिर्फ वो सिंपल ये कह रहा है कि समन टू डिफेंडेंट के दावा दायरी के बाद सिंपली जो डिफेंडेंट होते हैं उनको क्या किया जाता है, बजरिया नोटिस तलब किया जाता है, बजरिया समन उनको तलब किया जाता है। ये आपकी सेक्शन 27 है। और इसके आगे सेक्शन जो 28 है आपकी, वो क्या कहता है, सर्विसेज ऑफ समन वेयर डिफेंडेंट रिजाइड इन अनदर प्रोविंस। अच्छा, फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे ये कहता है सेक्शन 28 के अंदर कि सपोज कर लेते हैं कि अगर केस दायर हुआ है, दो प्रोविंसेस को आप जहन में रख लें, एक है फॉर एग्जांपल पंजाब और एक है सिंध। अब जो कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट हुआ है, जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, वो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है पंजाब के अंदर, और जो डिफेंडेंट है इस वक्त वो रिजाइड कर रहा है कराची के अंदर, दूसरे सूबे के अंदर रिजाइड कर रहा है। तो चूंकि जहां पे काज ऑफ एक्शन होता है जनरली वहां पे ही केस को फाइल किया जाता है, जहां पे बिनाए दावा पैदा होती है केस हमेशा वहां पे फाइल किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो डिफेंडेंट है जिससे दाद रसी मकसूद है, जिससे दाद रसी लेनी है प्लेंटिफ ने या एप्लीकेंट ने, तो वो तो पंजाब का है, और जो डिफेंडेंट है वो कराची के अंदर रिहाइश पजीर है। तो ऐसी सूरत में कि जब डिफेंडेंट कराची के अंदर रिहाइश पजीर है तो फिर सर्विसेज ऑफ समन कैसे होगी, तो सर्विसेज ऑफ समन इस तरीके से होगी कि जो पंजाब वाला कोर्ट है वो नोटिस जारी करेगा और वो भेजेगा थ्रू वर्थी डिस्ट्रिक्ट जज, मुतलका जो जिले का डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसके पास भेजेगा, और मुतलका डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है अपने इलाके, उसके इलाके के अंदर वो रिजाइड कर रहा है, तो वो फिर मार्क करेगा अपने थ्रू प्रॉपर चैनल, वो मार्क करेगा अपने उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो उसकी अथॉरिटीज है नीचे उनको मार्क करेगा, और वो वहां पे उसकी तामील करवा के दूसरे सूरत में उसके ऊपर तामीली रिपोर्ट लिख के उसके ऊपर अपना बयान अल्फी लिख के वो वापस सेंड करेंगे, किसको वो वापस भेजेंगे, किसको, पंजाब के कोर्ट में जहां पे इनिशियली दावा दायर हुआ था। तो ये सर्विसेज ऑफ समन जो है ये तरीकाकार है, और ये इस उस सूरत में है कि जब वो आउटसाइड रिजाइड कर रहा हो, किसी दूसरे सूबे के अंदर जो डिफेंडेंट है वो रह रहा हो, किसी दूसरे सूबे के अंदर रिहाइश पजीर हो, तो ऐसी सूरत में। और अगर वो फिर क्या होगा, इसके अंदर अगर वो दूसरे सूबे में भी रह रहा है तो बजरिया मतलब मुतलका कोर्ट उसको तलब किया जा सकता है, और दूसरी सूरत में उसको बजरिया रजिस्ट्री एडी एक्नॉलेजमेंट कार्ड के जरिए भी उसको तलब कर किया जा सकता है, बजरिया अखबार इश्तिहार भी उसको तलब किया जा सकता है। ये वो सूरतें हैं कि ये जो समनिंग प्रोसीजर है ये सारा अडॉप्ट करके अगर उसके बावजूद वो नहीं आता तो देन एक्सपर्टी जो प्रोसीडिंग है विल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द डिफेंडेंट। अदरवाइज अगर वो समनिंग प्रोसीजर उसका कंप्लीट जब तक नहीं होता उस वक्त तक वो समनिंग प्रोसीजर कंटिन्यू रहेगा, और जब तक वो समनिंग प्रोसीजर जो ड्यू प्रोसीजर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ने बताया हुआ है वो कंप्लीट होगा तो देन जो एक्सपर्टी प्रोसीडिंग विल बी इनिशिएट। अदरवाइज मतलब वो जब तक लवाजमात पूरे नहीं होते उस वक्त तक समनिंग प्रोसीजर जारी रहेगा। उसके बाद 29 है सर्विस ऑफ फॉरेन समन्स। अच्छा, बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि पाकिस्तान के भी मतलब कुछ कोर्ट्स जो होते हैं रेवेन्यू कोर्ट्स फॉर एग्जांपल ये बाहर भी होते हैं, पाकिस्तान से आउटसाइड भी जो कंस्ट्रक्ट किए होते हैं मतलब बनाए गए होते हैं ऐसे कोर्ट्स। तो अगर वो कहीं पे पाकिस्तान के अंदर कोई समन या नोटिस भेजते हैं तो ऐसी सूरत में जिस मुतलका ज़िले का वो समन होता है वहाँ पे वो भेज दिया जाता है, और सेम एज इट इज़ जैसे मैंने पिछली सेक्शन के अंदर आपसे डिस्कस किया, सेम एज इट इज़ वो मुतलका जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा वो अपने मातहत अदालतें जो भी उसकी होंगी, जो भी मातहत स्टाफ होगा उसके थ्रू वो उसकी जो समन होगा वो तामील करवा के वापस भेजेगा। और जो दूसरी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं
जैसे मैंने आपको कहा अखबार इश्तिहार के जरिए भी उसको तलब कर किया जा सकता है, और रजिस्ट्री एडी के जरिए एक्नॉलेजमेंट कार्ड होगा तो एक्नॉलेजमेंट कार्ड के ऊपर डेफिनेटली जो डिफेंडेंट होगा या रिस्पोंडेंट होगा वो उसके ऊपर रिसीविंग के सिग्नेचर करेगा, और ये एडी जब वापस कोर्ट में पहुंचेगी तो ये इस बात की दलील होगी कि जो डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट है उसने चूंकि इस एडी के ऊपर अपने दस्तखत कर दिए हैं, तो लिहाजा ये 100% श्योरिटी है कि जो नोटिस और जो दावे की कापियां थी वो डिफेंडेंट तक पहुंच चुकी हैं। अब इसके बावजूद अगर वो कोर्ट में नहीं आता तो देन उसके खिलाफ एक्सपर्टी प्रोसीडिंग की जाएगी, यानी एक तरफा कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। और सेक्शन 30 आज की जो आपसे डिस्कस करनी है वो पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक। यहाँ पे यानी सेक्शन 30 के अंदर जो सिंपल बात वो ये कह रहा है, एक मैं इसके 2-3 जो लाइनें हैं वो पढ़ूंगा तो आपको समझ आ जाएगी, इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन भी मैं आपके सामने रखूंगा। कहता यह है कि मेक सच ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी आर रीजनेबल इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द डिलीवरी एंड आंसरिंग of interrogatories, the admission of documents and facts, and the discovery, inspection, production, impounding, and return of documents or other material subject proceedable एज एविडेंस। यानी वो इसके अंदर ये कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी एक ऐसे आदमी के पास कोई दस्तावेज उसके कब्जे के अंदर है कि जिसको प्रोड्यूस करना कोर्ट के अंदर ज़रूरी है। मैं इसकी एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल एक मनसूखी बानामा का केस चल रहा है, और उस मनसूखी बानामा का जो केस है वो मनसूखी बानामा का केस चल रहा है, लेकिन जो असल दस्तावेज है बानामा की वो एक ऐसे शख्स के, तीसरे शख्स के कब्जे में है कि जो जब तक असल दस्तावेज ही बानामा कोर्ट के अंदर नहीं आती तो उस वक्त तक कोई भी कानूनी राय जो है वो कोर्ट कायम नहीं कर सकती। तो ऐसी सूरत में जिस शख्स के कब्जे में वो होगी, या तो किसी पार्टी की एप्लीकेशन के ऊपर उसको समन किया जाएगा, नोटिस किया जाएगा कि वो जो असल दस्तावेज बानामा है उसको वो प्रोड्यूस करे कोर्ट के सामने, और या फिर डायरेक्टली कोर्ट अपने बिहाफ के ऊपर जब उसको पता चलेगा कि ये फलां शख्स के कब्जे में है, या प्लीडिंग्स में चाहे वो दावा होगा चाहे वो रिटन स्टेटमेंट होगी, उसके अंदर अगर कहीं पे क्लेम मौजूद है, कोई जिमन कायम हुआ है कि ये जो असली बानामा है उसकी अटेस्टेड कॉपी या असली बानामा इसलिए शामिल नहीं किया जा सका कि ये फलां शख्स के कब्जे में था, तो क्योंकि अगर हम कोर्ट में उसका इंतजार करके केस दायर करते तो ये लिमिटेशन आड़े आ जाती, टाइम बार्ड हो जाता हमारा केस, तो इसलिए एक अलग से ज़िमन कायम कर दिया कि फलां शख्स के कब्जे में है। तो जब ऐसा कोई मौक़िफ़ सफ़ा मिसल पर मौजूद होगा या प्लीडिंग्स का हिस्सा होगा तो उसके ऊपर भी उस शख्स को कोर्ट डायरेक्टली नोटिस कर सकती है कि वो जो पीस ऑफ एविडेंस उसके ज़ेरे कब्जा है वो कोर्ट के अंदर पेश करे। और ऐसी सूरत में अगर इसके 2-3-4 पॉइंट्स हैं कि पहली बात तो ये है कि बजरिया नोटिस जब उसको तलब किया गया है कोर्ट के अंदर तो वो उस दस्तावेज के हमरा कोर्ट के अंदर तशरीफ लाए और वो जो पीस ऑफ एविडेंस है वो कोर्ट के अंदर सबमिट करे। दूसरी बात यह है कि अगर डिस्पाइट ऑफ सर्विस ऑफ समन या नोटिस तो वो फिर भी कोर्ट के अंदर नहीं आता तो कोर्ट के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो वारंट इशू करके पुलिस को ये ऑर्डर दे के वो उसको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करें। तीसरी उसकी प्रोसीजर उसका ये है कि उसकी प्रॉपर्टी को भी इवन देन अटैच करके उसको मजबूर किया जाए कि वो जो असल दस्तावेज उसके कब्जे में है वो उसको कोर्ट के अंदर पेश करे। और उसके बाद जो इसकी सेकंड लास्ट है सेक्शन 31 वो है समन्स टू विटनेस। अच्छा, ये भी विटनेस को, जो विटनेस किसको कहते हैं, गवाह को कहते हैं डेफिनेटली। अब बाज़ात ये होता है कि अमूमन तौर पे जो प्रोसीजर, जुडिशल प्रोसीजर है उसके अंदर सबसे पहले दावा दायर होता है, उसके बाद जवाब दावा आता है, और उसके बाद फिर दावे और जवाब दावे की रोशनी में जो प्लीडिंग्स फ्रीकैन, जिनको आम हालात में उर्फ़े आम में कहते हैं, प्लीडिंग्स फ्रीकैन की रोशनी में इशू फ्रेम होते हैं। और इशू फ्रेम होने के बाद जो फ्रीकैन होते हैं उनमें से जो दावेदार होता है, जो प्लेंटिव होता है, उसको शहादत पेश करने का पहले मौका दिया जाता है। और ये बात याद रहे कि इस स्टेज के ऊपर, फ्रेमिंग ऑफ इशू के स्टेज के ऊपर, ये हदायत की जाती है जो पार्टीज होती हैं उनको कि वो क्या करें कि लिस्ट ऑफ विटनेस विद इन 7 days सबमिट करें बिफोर द कोर्ट। ठीक है जी। और फिर उस लिस्ट के मुताबिक उन्होंने क्या करना होता है, शहादत पेश करनी होती है। और बाज़ात जो लिस्ट होती है उसके अंदर गवाहान लिखे होते हैं और कोर्ट से ये इस्तदा की गई होती है कि ये जो गवाहान हैं ये हम इनका खर्चा जमा करवाएंगे, तो कोर्ट से इस्तदा है कि कोर्ट इनको तलब करे।
तो अब ऐसी सूरत में कि जब पार्टी ये इस्तदा कर रही है कि ऐसे गवाह कि वो आज खुद नहीं आएंगे हमारे कहने पे, तो वो ज़रूरी नौइयत के गवाह हैं, उनकी शहादत के बगैर मुकदमे की जो नॉर्म्स हैं कोर्ट को अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा, तो उनकी शहादत इस मुकदमे की यकसुई के लिए ज़रूरी है। तो ऐसी सूरत में क्या हो सकता है कि कोर्ट फिर उनको नोटिस करेगी, उस विटनेस को नोटिस करेगी, ठीक है, कि कोई एक फिक्स डेट जो होती है उस तारीख के ऊपर आपकी शहादत है, लिहाजा आप फलां तारीख पे बगैर शहादत कोर्ट में तशरीफ लाएं। ये होता है समन टू विटनेस के गवाह को शहादत देने के लिए एक नोटिस जारी किया जाता है, और जो प्रोसेस सर्वर होता है जिसको प्यादा कहते हैं वो उसकी तामील करवाता है, ठीक है। और ऐसी सूरत में अगर वो आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है तो फिर मुतलका कोर्ट को भी ये भेजा जा सकता है। और उसके बाद क्या है, पेनल्टी ऑफ डिफॉल्ट। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि अगर वो नहीं आता शहादत देने के लिए ठीक है जी, जैसे मैंने ऊपर दस्तावेज वाली जो आपकी सेक्शन 30 थी उसके अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया है कि ऐसे ही अगर फर्ज करते हैं गवाह नहीं आता तो उस गवाह को पहले बजरिया नोटिस तलब किया जाएगा, फिर बजरिया वारंट तलब किया जाएगा, फिर उसमें क्या किया जाएगा कि उसको फाइन भी कर दिया जा सकता है, लेकिन सीपीसी ये कहती है कि विच इज नॉट एक्सीड मोर देन 2000 रुपीज, 2000 से ज्यादा नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद यानी उसकी प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा सकता है। इस तरीके से क्या किया जा सकता है कि उसको बाउंड किया जा सकता है, उसको मजबूर किया जा सकता है कि वो बगैर शहादत कोर्ट के अंदर पेश हो। ये हमारी जो सेक्शन 32 है आखिरी, यहाँ से सेक्शन 26 से लेकर सेक्शन 32 तक आज की जो हमारी डिस्कशन थी, इस डिस्कशन के अंदर हमने इसको इसके बेसिक नॉर्म्स जो थी उनको हमने डिस्कस किया है, और कोशिश ये की है कि बहुत सिंपल मेथड अप्लाई किया जाए ताकि इस सिंपल मेथड के थ्रू जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, मुश्किल लैंग्वेज है, उसको आसानी से मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है सीपीसी का या उसके सेक्शंस का, वो बुनियादी कॉन्सेप्ट आपके पास आ सके। उम्मीद करता हूं कि ये गुफ्तगू जो है ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा, और ज़हीर भाई यकीनन आप सबको सलाम भी अर्ज कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कहीं पे हम एक ऐसा लेक्चर रखेंगे जहाँ पे इनके साथ चूँकि मेरे कोलीग हैं, तो एक हिस्ट्री के ऊपर आप कह सकते हैं, लीगल ओपिनियन भी इनसे ले सकते हैं, हिस्ट्री के ऊपर भी डिस्कशन कर सकते हैं इनसे। तो एक अलग से हम लेक्चर रखेंगे जहाँ पे इनके साथ एक स्पेशल हमारी डिस्कशन होगी, और उस डिस्कशन के अंदर इंशाल्लाह ताला आप भी मैं भी यकीनन बहुत सारा कुछ सीखेंगे। तो उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।